नमस्कार। तो प्रधानमंत्री रहते हुए चंद्रशेखर ने पाकिस्तान के प्रधानमंत्री नवाज शरीफ को हॉटलाइन पर फ़ोन किया। फ़ोन पर जब नवाज शरीफ आए तो चंद्रशेखर जी ने कहा, भाईजान कर दी ओछी हरकत, करवा दी। नवाज शरीफ को बहुत आश्चर्य हुआ। भारत के प्रधानमंत्री चंद्रशेखर की ये भाषा उन्हें रास नहीं आई। उन्होंने कहा, आप क्या कह रहे हैं भाई साहब? उन्होंने कहा कि जो आप सुन रहे हैं, करवा दी ओछी हरकत। नवाज शरीफ को फिर समझ में नहीं आया। उन्होंने कहा, मैं समझ नहीं पाया। उन्होंने कहा कि इतने भोले मत बनिए। कश्मीर में स्वीडिश इंजीनियरों का अपहरण हुआ है। उन्होंने कहा, ओ हाँ, मैंने सुना है, बड़ा दुखद है। मुझे लगता है कि मिलिटेंट्स का काम होगा। चंद्रशेखर जी ने कहा, देखो, आप भी अच्छी तरह जानते हो और मैं भी अच्छी तरह जानता हूँ, ये मीडिया के लिए कहना, प्रेस के सामने जाना, ये अलग बात है। मानवता के आधार पर उन स्वीडिश इंजीनियर्स को छोड़ा जाना चाहिए। इसके कुछ ही दिनों के बाद स्वीडिश इंजीनियर आतंकियों ने छोड़ दिए, वो रिहा हो गए। ये बात कभी भी मीडिया में नहीं आई कि चंद्रशेखर ने इस मामले में प्रधानमंत्री नवाज शरीफ को सीधे दो टूक शब्दों में, ऐसे शब्दों का प्रयोग करके ये बात कही थी कि आपने ओछी हरकत करवा दी। इस बात का खुलासा प्रधानमंत्री के प्रमुख सचिव रहे एसके मिश्रा ने अपनी आत्मकथा में किया है, जो आईएएस अफसर थे। एसके मिश्रा उन लोगों में थे जो चंद्रशेखर से मिलने से पहले या उनके साथ काम करने से पहले चंद्रशेखर से उनका कोई बहुत ज़्यादा वास्ता भी नहीं था, और वो चंद्रशेखर के राय में को बहुत अच्छी राय में रखते भी नहीं थे। लंबे समय तक हरियाणा कैडर के होने की वजह से वो बंसीलाल के बहुत करीबी थे और बंसीलाल के साथ उनका बहुत अच्छा रिश्ता था। और एसके मिश्रा एक डिग्निटी वाले अफसर थे। उन्होंने अपनी आत्मकथा में ये बात लिखी है कि मॉरिशस में सार्क सम्मेलन में हिस्सा लेने के लिए प्रधानमंत्री चंद्रशेखर गए। प्रमुख सचिव प्रधानमंत्री होने के नाते वो भी गए। सार्क सम्मेलन में जब तकरीबन 70 मिनट का भाषण या उससे थोड़ा ज़्यादा चंद्रशेखर जी ने दिया, उस समय रियाज खोखर, जो प्रधानमंत्री बाद में भारत के उच्चायुक्त भी बने थे, तो रियाज खोखर एसके मिश्रा के साथ बैठे हुए थे जब प्रधानमंत्री ने भाषण दिया चंद्रशेखर जी ने। चंद्रशेखर जी अपनी ज़िंदगी में टेलीप्रॉम्प्टर से पढ़कर उन्होंने कोई भाषण नहीं दिया। बात यह है कि वो बहुत बनावटी बातें, बहुत आदर्शवादी बातें, बहुत सिद्धांतवादी बातें चंद्रशेखर जी कभी नहीं करते थे। चंद्रशेखर जी रियलिस्टिक पॉलिटिक्स, यानी रियल जो बातें होती थी उसको वो बोलते थे। यही उनकी अंदर की ताकत थी, जो संसद के भीतर और संसद के बाहर कुछ भी बोल सकने का उनका मादा था। मैं थोड़ा विषय से इतर जाता हूं। बतौर प्रधानमंत्री उन लोग ऐसे कोयला माफिया कहे जाने वाले सूरजदेव सिंह से अपनी दोस्ती को भी उन्होंने नहीं छुपाया। प्रधानमंत्री रहते हुए कोलकाता गए, एक बड़े बिजनेसमैन के यहाँ खाने का निमंत्रण आया, उन्होंने स्वीकार कर लिया। लोगों ने उनसे कहा कि प्रधानमंत्री के तौर पर इंडस्ट्रियलिस्ट के यहाँ खाना खाने इस तरह से खुलेआम जाना ठीक नहीं होगा। उन दिनों ये प्रथा थी, अब तो शादी विवाह में भी प्रधानमंत्री चले जा रहे हैं, लेकिन उन दिनों ऐसी प्रथा थी कि आप किसी बिजनेसमैन के घर अगर जाते हैं तो ये संदेश ठीक नहीं होगा। चंद्रशेखर जी ने कहा, प्रधानमंत्री मैं आज बना हूँ, उनसे मेरा 40 साल पुराना रिश्ता है और मैं जब भी आया हूँ उनके पास खाने गया हूँ। इस तरह का आदमी। और जब एयरपोर्ट पर वो पहुँचे और कलकत्ता के प्रेस रिपोर्टर्स के तो बात आप जानते ही हैं, उस समय और भी उन्होंने पूछा कि मिस्टर प्राइम मिनिस्टर, आप किसी उद्योगपति के यहाँ गए थे? उन्होंने कहा जी। उन्होंने एक प्रमुख उद्योगपति का नाम लेके कहा, वो भी उद्योगपति वहां थे? उन्होंने कहा जी हाँ, वो भी थे। रिपोर्टर्स के सवाल थोड़े खत्म हो रहे थे। उसमें से एक रिपोर्टर ने पूछा, इसका मतलब है कि चुनाव में आप उनसे भी चंदा लेंगे? उन्होंने कहा जरूरत पड़ेगी तो लेंगे। चंदा उद्योगपतियों से ही लिया जाता है, और क्या आप देंगे? और ये कहते हुए वो निकल गया। तो ये साफगोई
किसी दूसरे राजनेता में आज तक भारत में दिखाई नहीं दी, या है भी तो बहुत कम लोगों में। इसीलिए चंद्रशेखर जी के जिंदा रहते, उनकी सांस चलते तक उनके ऊपर कोई इस तरह का, पीछे इधर उधर लोग बातें करते रहते थे, लेकिन सामने पढ़कर या सार्वजनिक तौर पर चंद्रशेखर जी के बारे में कोई उस तरह का आरोप कभी नहीं लगा सका, क्योंकि वो सारी बातें वो जानते थे। सीताराम केसरी एक बार चले गए, चंद्रशेखर जी के बारे में उन्होंने कुछ कहा, चंद्रशेखर जी ने कहा कि उसने कहा है, तुम बताओ किसने कहा है। सीताराम केसरी ने कहा मैं नाम नहीं बताना चाहते। तो उन्होंने कहा सीताराम, तुम फला फला आदमी के साथ कल वहां बैठे थे। तो उनको बड़ा अचरज हुआ। उन्होंने कहा सुनो, 2 से 3 आदमी कहीं बैठे तो मुझे उस बात की जानकारी लग जाती है, क्योंकि मुझसे लोगों का दिल का रिश्ता है और मुझे सबकी बात पता चलती है। बहरहाल मैं विषय से दूसरी तरफ चला गया। तो ये प्रधानमंत्री का अपना एक और किस्सा सुना देता हूँ। प्रधानमंत्री बनने के बाद चंद्रशेखर जी मुंबई एयरपोर्ट पर उतरे। प्रधानमंत्री का अपना प्रोटोकॉल है, अपना काफिला है, गाड़ियों का काफिला, सिक्योरिटी के लोग, सब लोग थे। प्रधानमंत्री चंद्रशेखर ने एकाएक बोलना शुरू किया, गामा नहीं आया? गामा किधर है? गामा नहीं आया है क्या? अब वहां चीफ सेक्रेटरी, वहां सारे बड़े लोग, सारे अधिकारी उनको समझ ही नहीं पाए ये गामा कौन है। प्राइम मिनिस्टर गामा को एयरपोर्ट पर क्यों खोज रहे हैं? तो जब गामा को 2-3 बार उन्होंने कहा गाड़ी के पास पहुंचने के बाद, तो उस समय जो सरकारी अमले में ड्राइवर्स थे, राजभवन और मुख्यमंत्री और ये सब जो काफिले होते हैं, उसमें ड्राइवर को पता चल गया। वो दौड़ के गया, उसने गामा को बुला के ले आया वो। तो उन्होंने कहा और गामा क्या हाल है, कहाँ पीछे रह गए थे? कंधे पर हाथ रखा गामा के, फोटोग्राफर वहां पर थे, सब लोगों ने फोटो खींचा। अब आप भी सोच रहे होंगे ये गामा कौन था? ये गामा 1967 से एनसीपी सुप्रीमो जो आज हैं शरद पवार का ड्राइवर था। शरद पवार के साथ चंद्रशेखर जी का बहुत ही अच्छा रिश्ता था। बहुत सारे लोग मानते हैं कि शरद पवार और चंद्रशेखर एक दूसरे को काटने छाटने में लगे रहते थे। बहुत सारे लोग, वो कहानी भी बता देता हूं, बहुत सारे लोग ये मानते थे कि चंद्रशेखर जब इस्तीफा दिए तो राजीव गांधी ने उनको बुलाया, तो चंद्रशेखर, शरद पवार चाहते तो चंद्रशेखर इस्तीफा वापस ले लेते, शरद पवार कुछ अपनी गणित में लगे हुए थे। ये सब कोरी बकवास है। शरद पवार और चंद्रशेखर के बीच में एक बेहद भावनात्मक, बहुत ही इज्जत और एक दूसरे को आगे बढ़ाने का बहुत ही अच्छा रिश्ता था। इन दोनों परिवारों का भी रिश्ता बहुत अच्छा है। सुप्रिया सूले को अपनी बेटी से ज्यादा मैं कहूं चंद्रशेखर जी ने माना है। ये बहुत सारी जगहों पर चंद्रशेखर जी की किताबों में, शरद पवार की आत्मकथा में, सुप्रिया सूले के तमाम इंटरव्यूज में आप देख सकते हैं। अपनी बेटी से ज्यादा, चंद्रशेखर जी के 2 बेटे हैं, उन्होंने सुप्रिया सूले को हमेशा से माना। एक किस्सा और सुना देता हूं। चंद्रशेखर जी का शपथ ग्रहण था शायद 10 तारीख को, और 9 तारीख की शाम को शरद पवार अपनी पत्नी, अपने होने वाले दामाद सदानंद सूले और सुप्रिया सूले अपनी बेटी को लेकर चंद्रशेखर जी के पास पहुंचे, उनको बधाई देने के लिए, शुभकामनाएं देने के लिए। कल शपथ ग्रहण था। उस समय सुप्रिया सूले की उम्र कमी थी, शादी उनकी होने वाली थी। तो चंद्रशेखर जी और शरद पवार का जो रिश्ता था, मैंने वो जो गामा का एपिसोड इसलिए बताया कि शरद पवार का ड्राइवर गामा हमेशा चंद्रशेखर जी को मुंबई रिसीव करने के लिए जाता था। और जब शरद पवार अपने ऑफिशियल बंगलो मुख्यमंत्री आवास में रहते थे, तो चंद्रशेखर जी सिर्फ उनके घर रुकते थे और गामा के साथ ही घूमते रहते थे। तो गामा से उनका अपना एक लगाव हो गया था। और गामा बहुत ही पेट का मजबूत आदमी था। कभी उसने चंद्रशेखर जी की या शरद पवार की कोई बात इधर उधर नहीं की। अभी मैं पीछे दिनों बारामती गया था, तो मैंने पूछा, मैंने किताबों में पढ़ा है गामा के बारे में, संस्मरण पढ़े, तो मैंने पूछा कि गामा कहाँ है। पता चला गामा बहुत पुराने हो चुके हैं और 40 साल से अधिक वक्त तक उन्होंने शरद पवार के ड्राइवर का काम किया। अभी भी हैं वो। अभी मैं जब महाराष्ट्र चुनाव में गया था तो गामा से उनका एक रिश्ता हो गया था हमेशा। गामा तो प्रधानमंत्री रहने के बावजूद जो आदमी गामा ड्राइवर को नहीं भूल सकता, वो अपने दोस्तों को कैसे इग्नोर करता? ये जिगरा आजकल के नेताओं में नहीं है। मैं बहुत सारे ऐसे नेताओं को जानता हूं जो रात के अंधेरे में तो लोगों से मिलते हैं और दिन के उजाले में
कौन किससे मिलने जा रहा है आप पता नहीं पा सकते आज के नेताओं से, लोग अवॉइड करते हैं। हालांकि आप कैमरे का वक्त है, चंद्रशेखर जी बिना कैमरे के वक्त भी कभी उन्होंने इस बात को छुपाया नहीं, मिलने गए तो भी नहीं छुपाया, कोई उनसे मिलने आया तो भी नहीं छुपाया। तो मैंने आपसे बताया कि चंद्रशेखर जी को बधाई देने के लिए शरद पवार अपने परिवार के साथ गए। अब सुप्रिया सुले इतनी मुंह लगी हुई थी और बेटी की तरह थी, उन्हें यह समझ ही नहीं आया। लोग ये कहते हैं कि शरद पवार ने बताया होगा या ये, लेकिन मुझे ऐसा नहीं लगता। ये बहुत ही सामान्य और बहुत ही साधारण बात है, हालांकि ये बहुत ही असाधारण बात भी है। सुप्रिया सुले ने कहा कि अंकल या जो भी कहती हूँ, कल शपथ ग्रहण करने के बाद आप हम लोगों के साथ लंच करेंगे। अब सोचिए, भारत का प्रधानमंत्री शपथ ग्रहण करने जा रहा है और उससे एक लड़की 22, 23, 24 बरस की, उसने बाल मन से कह दिया हो या लगाव में कह दिया हो, आउट ऑफ एक्साइटमेंट कह दिया हो कि आप शपथ ग्रहण करने के बाद हम लोग साथ लंच करेंगे। चंद्रशेखर जी ने तुरंत पीठ पर ठोकते हुए सुप्रिया सुले से कहा, बिल्कुल करेंगे, कल हम लोग साथ ही खाना खाएंगे। आपको मालूम है, चंद्रशेखर जी ने राष्ट्रपति भवन में पदभार ग्रहण किया, शपथ ग्रहण किया और प्रधानमंत्री का काफिला सीधे महाराष्ट्र सदन गया, जहां पर शरद पवार, उनकी पत्नी सुप्रिया सुले और उनके होने वाले पति सदानंद सुले थे। और प्रधानमंत्री की शपथ के बाद लंच महाराष्ट्र सदन में चंद्रशेखर ने किया, क्योंकि उनका रिश्ता ऐसा था। और उसी लंच की वजह से कांग्रेस में और राजीव गांधी के दिमाग में और तमाम लोगों के दिमाग में ये बातें फैल गई कि शरद पवार और चंद्रशेखर का कुछ मामला चल रहा है। और इसके बाद थोड़ा मॉरिशस वाली बात, नवाज शरीफ वाली थोड़ी बाद में बताता हूं। इसके बाद शरद पवार की बेटी की शादी थी, चंद्रशेखर बतौर प्रधानमंत्री गए, बारामती में शादी थी, राजीव गांधी भी गए। एक ही सोफे पर प्रधानमंत्री और राजीव गांधी बैठे। वहां बारामती में हजारों का काफिला था, तमाम देश के वीवीआईपी उद्योगपति आप शरद पवार का और जानते। और शरद पवार को जानना हो तो आप बारामती जाके देख लीजिए कि उस चुनावी हार जीत की बात हटा दीजिए। अजीत पवार का जो कुछ भी है शरद पवार ने ही बनाया है। खैर, वो उस शादी में चंद्रशेखर जी और राजीव गांधी जी में बात हुई। चंद्रशेखर जी बतौर पीएम गए थे, तो उन्होंने सोफे पर बैठते हुए कहा कि आप दिल्ली कब चलेंगे। कहा चलिए, हम आपके साथ ही चले, आप मेरे साथ चलिए। उन्होंने कहा ठीक है। चंद्रशेखर जी को प्रधानमंत्री थे, थोड़ी देर रुकने के बाद वो निकले, तो उन्होंने कहा कि आप अभी चलेंगे। तो उन्होंने कहा आप चलिए, मैं थोड़ी देर और यहाँ रहना चाहता हूँ। उन्हें लगा शरद पवार ताकतवर नेता है, राजीव गांधी थोड़ी देर और बैठना चाहते हैं। वो पुणे पहुँच गए। बारामती से पुणे का रास्ता कोई डेढ़ घंटे के आसपास, 1.5-2 घंटे जो भी लगता है। प्रधानमंत्री वहाँ पहुँच गए, एयरपोर्ट के लाउंज में बैठे थे और वहाँ से चूँकि पूरा सरकारी अमला वहाँ पर मौजूद था, कमिश्नर, डीएम, एसपी, डीआईजी, आईजी सब वहाँ पर मौजूद थे। प्राइम मिनिस्टर लाउंज में बैठकर इंतज़ार कर रहे हैं। उन्होंने फ़ोन करवाया कि ज़रा पता करो राजीव गांधी चले। फ़ोन शरद पवार पे आए। शरद पवार राजीव गांधी से जाकर कहे उन्होंने कि प्राइम मिनिस्टर आपका पुणे एयरपोर्ट के लाउंज में इंतज़ार कर रहे हैं। तो अब शरद पवार के पसोपेश में ये थे कि मेरी बेटी की शादी और राजीव गांधी जैसे शख्स मेरे घर पर बैठा हुआ, मैं उसको कैसे कहूँ कि आप जाओ और पीएम आपका इंतज़ार कर रहे हैं। बहुत ही संकोच के बाद उन्होंने कुछ देर बाद कहा कि प्राइम मिनिस्टर आपका इंतज़ार कर रहे हैं, शायद आपको जाना था, वेट कर। उन्होंने कहा उस आदमी के साथ मैं नहीं जा सकता। अब शरद पवार के पास दुविधा ये थी कि चंद्रशेखर से वो डायरेक्ट कैसे कहे कि राजीव गांधी आपके प्लेन में जाना नहीं चाह सकते, नहीं जाना चाहते। लेकिन चंद्रशेखर को आप जानते हैं, उनका दिमाग तो चलता ही था। राजीव गांधी की इस प्रतिक्रिया से चंद्रशेखर को यह समझ में आ गया। वैसे मैं आपको यह भी बता दूं, राजीव गांधी की प्रधानमंत्री तौर पर पहली पसंद चंद्रशेखर बिल्कुल नहीं थे। देश ऐसी परिस्थितियों में था, एक तरफ मंडल आयोग की सिफारिशों के बाद पूरे देश में आग लगी हुई थी, दूसरी तरफ आडवाणी जी के समस्तीपुर में गिरफ्तार किए जाने के बाद एक कम्युनल टेंशन भी देश में था और चुनाव तुरंत कराना स्थिति ठीक नहीं थी। देश के हालात ऐसे नहीं थे। ये सारे राजनीतिक दलों के लोग मानते थे
लेकिन वैकल्पिक सरकार की व्यवस्था तभी बन सकती थी जब वीपी सिंह की सरकार गिर अगर रही है तो वो कोई दूसरी सरकार बने, वो या तो कांग्रेस की बने, उसको सपोर्ट कोई दे, या तो फिर जनता दल में ही टूट हो और कांग्रेस उसको सपोर्ट करे। राजीव गांधी की पहली पसंद प्रधानमंत्री चंद्रशेखर नहीं थे। इस बात का खुलासा भी एस.के. मिश्रा ने अपनी आत्मकथा में किया। वो कहते हैं कि वो कृषि मंत्री थे देवीलाल, और वो उनके कृषि सचिव थे, एग्रीकल्चर सेक्रेटरी थे। देवीलाल उनको ये साउंड कर रहे थे कि शायद प्रधानमंत्री पद के लिए बड़ी जिम्मेदारी के लिए तैयार होना पड़ेगा, लेकिन कांग्रेस पार्टी को, शरद पवार को और तमाम लोगों को देवीलाल पर भरोसा ये नहीं था कि देवीलाल अगर जनता दल तोड़ते हैं तो उनके साथ सांसदों का उतना बड़ा खेमा आएगा जो प्रधानमंत्री बनने के लिए या बहुमत के लिए जरूरी होगा। लोगों ने कन्विंस किया, और विद इन कांग्रेस, चूंकि बहुत सारे लोग कांग्रेस में ऐसे थे जो चंद्रशेखर जी के 77 के पहले कांग्रेस में रहने की वजह से उनके अच्छे संपर्क संबंध थे, तो बहुत सारे लोगों ने यह कोशिश की और ये कन्विंस किया राजीव गांधी को, समय बहुत कम था, तो कन्विंस किया कि अगर चंद्रशेखर को प्राइम मिनिस्टर ऑफर किया जाए तो चंद्रशेखर ही वो आज की तारीख में भारत की राजनीति में ऐसा शख्स है जो कि वो 60-62 MP उनके साथ खड़े हो सकते 1 मिनट के अंदर। और चंद्रशेखर की अपनी इंटीग्रिटी, अपनी डिग्निटी थी। चंद्रशेखर, कई लोग कहते हैं वो सत्ता लोलुप थे, लेकिन उसका दूसरा पक्ष है कि कोई आदमी जो 1962 में राज्यसभा पहुंच गया हो, और कोई आदमी जो जनता पार्टी का राष्ट्रीय अध्यक्ष रहा हो, मोरारजी देसाई की सरकार में मंत्री नहीं बना, जो आदमी इंदिरा जी के इतना करीब रहा हो, वो आदमी कांग्रेस में टूट के वक्त भी इंदिरा जी के साथ खड़ा हो, वो आदमी भी मंत्री बन सकता था, लेकिन तब नहीं बने। इवन वीपी सिंह के प्राइम मिनिस्टर बनने में अगर चंद्रशेखर चाहते तो शायद डिप्टी प्राइम मिनिस्टर वो भी बन सकते थे, या कैबिनेट। जब आज की राजनीति में मुख्यमंत्री कैबिनेट मंत्री बन जा रहे हैं, देख ही रहे हैं आप, 5 साल देवेंद्र फडणवीस मुख्यमंत्री रहे और महाराष्ट्र में डिप्टी सीएम बन गए। अब 1-2 किस्से हैं, नारायण राणे कैबिनेट मिनिस्टर बन गए, तो चंद्रशेखर जी के लिए। लेकिन चंद्रशेखर जी ने वो हमेशा ये कहते थे कि पार्टी में रहकर या किसी भी प्रधानमंत्री के अंडर में अगर आप मंत्री बनते हैं और आपका सैद्धांतिक विरोध उससे है और आप उसकी बातों का विरोध करेंगे तो ये लोकतंत्र के लिए अच्छा नहीं है। इसलिए मैं सत्ता में नहीं जाता, क्योंकि जो प्रधानमंत्री अभी तक बने उनसे मेरा विरोध है, तो मैं जा करके मंत्रिपरिषद में शामिल होकर विरोध करूंगा, ये ठीक नहीं है। इस तरह से उन्होंने कोई पद नहीं लिया। इतना लंबा राजनीतिक करियर हिंदुस्तान में शायद किसी दूसरे व्यक्ति का है ही नहीं जो 62 में राज्यसभा सांसद पहुंच गया हो और आके 1991 में पहली बार, कभी किसी स्टेट का मंत्री नहीं, कभी सेंटर का मंत्री नहीं, कभी कुछ नहीं, सीधे 29 सालों के, अपने 30 सालों के संसदीय जीवन के बाद पहला पद लिया। बहरहाल, तो वो मुख्य प्रधानमंत्री बनने का उनका रास्ता साफ हुआ, प्रधानमंत्री बने। लेकिन राजीव गांधी को चंद्रशेखर पसंद नहीं थे, और बीच में आपने बहुत बार किस्सा सुना होगा कि हरियाणा पुलिस के लोग राजीव गांधी का घर की जासूसी कर रहे थे। ओम प्रकाश चौटाला ने लगाया था, क्योंकि ओम प्रकाश चौटाला को लग रहा था उनकी सरकार बर्खास्त कर दी जाएगी, इसलिए वो कर रहे थे। तो जब सुप्रिया सुले की शादी से लौट के चंद्रशेखर जी दिल्ली आए, उसके अगले दिन कांग्रेस सांसदों ने हंगामा मचा दिया कि राजीव गांधी का फोन टैपिंग हो रही है, राजीव गांधी की तो जासूसी हो रही है, जिस सरकार को हम समर्थन दे रहे हैं वही सरकार हमारे नेता की जासूसी करा रही। नाराज हुए चंद्रशेखर ने अगले दिन संसद में, अब ये देखिए, ये भी प्रधानमंत्री के प्रमुख सचिव एस.के. मिश्रा ने अपनी किताब में लिखा है कि प्रमुख सचिव होने के नाते, होने के बावजूद उन्हें पता नहीं था। पार्लियामेंट में जब उन्होंने अनाउंस किया तब उनको भी पता चला कि ये जो है चंद्रशेखर जी ने इस्तीफा दे दिया। और इस्तीफा देना, उधर शरद पवार बारामती में, मुंबई में वो तैयारियों में लगे हुए थे अपनी बेटी के रिसेप्शन के, चूंकि दूसरे ही दिन बेटी के रिसेप्शन में लगे हुए थे। रिसेप्शन की अकेली इकलौती बेटी है सुप्रिया सुले। राजीव गांधी ने कहा कि रिसेप्शन हो जाएगा, तुम दिल्ली आओ। शरद पवार को दिल्ली बुलाया। रिसेप्शन के वक्त सुप्रिया सुले के चाचा चाची माला लेकर और गेस्ट को हाथ जोड़ रहे हैं। शरद पवार अपनी इकलौती बेटी के रिसेप्शन में नहीं गए, वो चंद्रशेखर जी के घर गए, क्योंकि राजीव गांधी को यह पता था। 2 बातें,
राजीव गांधी को चंद्रशेखर ने ये भी शरद पवार ने यह भी बता दिया कि अगर चंद्रशेखर लंबे समय तक प्रधानमंत्री रहे तो राम जन्मभूमि और बाबरी मस्जिद का जो विवाद है वो हल हो जाएगा। चंद्रशेखर ने इसमें भी दिमाग लगाया। उन्होंने भैरव सिंह शेखावत को बाबरी मस्जिद एक्शन कमेटी के लोगों से बातचीत करने के लिए लगाया, क्योंकि बीजेपी के जो सॉफ्ट चेहरा थे वो भैरव सिंह शेखावत थे और बाबरी मस्जिद एक्शन कमेटी के लोगों से उनके रिश्ते अच्छे थे। कई क्लोज डोर मीटिंग हुई और शरद पवार को मोरोपंत पिंगले, जो कि आरएसएस में एक मराठी थे, और ये जो राम जन्मभूमि आंदोलन का जो कमेटी थी उसमें मोरोपंत पिंगले थे, वो मराठी थे। उनका शरद पवार से अच्छा रिश्ता था, तो शरद पवार को मोरोपंत पिंगले से बार्गेनिंग करने के लिए, बातचीत करने के लिए उन्होंने लगाया था। तो रास्ता निकाल रहे थे। राजीव गांधी को ये पता चल गया। राजीव गांधी को लगा कि शरद पवार कुछ गेम कर रहे हैं चंद्रशेखर के साथ, कहीं ऐसा ना हो कि शाहबानो इस सब में, राम जन्मभूमि में वो फंसे हुए थे। दूसरे राजीव गांधी कान के भी कमज़ोर थे। तो ये सब बातें हुई। चंद्रशेखर जी ने इस्तीफा दे दिया। शरद पवार को राजीव गांधी ने बुला के भेजा। उन्होंने जाके कहा, तो देखते ही गुस्सा हुए चंद्रशेखर, क्योंकि उन्हें मालूम था कि सुप्रिया सुले का अभी रिसेप्शन बाकी है। तुम यहाँ क्यों आए हो, कैसे आए हो? जब उन्होंने बातें कही तो उन्होंने कहा कि जाके कह देना, ये डायलॉग बहुत फेमस भी है, जाके कह देना राजीव गांधी से चंद्रशेखर दिन भर में 3 फैसले नहीं लेता। उन्होंने पद छोड़ दिया। अब आता हूँ नवाज शरीफ वाली बात पे। बात दूसरी तरफ, क्योंकि चंद्रशेखर जी के इतने किस्से मुझे याद हैं कि अगर मैं बताऊं तो वीडियो बड़ा लंबा हो जाएगा, तो शायद आपको। तो चंद्रशेखर जी ने नवाज शरीफ से जब ये बात कही, स्वीडिश इंजीनियर छोड़ दिए गए, तो स्वीडिश एम्बेसडर, उससे पहले हुआ ये था कि स्वीडिश एम्बेसडर आया था प्रधानमंत्री चंद्रशेखर से मिलने, और उसने बहुत ही चिंता जताई कि हमारे इंजीनियरों का कश्मीरी आतंकियों ने अपहरण कर लिया, ये वो। तो चंद्रशेखर जी ने कहा कि अब उसमें उम्मीद तो बहुत कम है, लेकिन बावजूद इसके कोशिश करता हूँ, मानवीय आधार पे जो कुछ भी हो सकेगा मैं करूँगा। और उन्होंने नवाज शरीफ से भी मानवीय आधार पे कहा। तो वो इंजीनियर छूट गए, और एक पार्टी में वो स्वीडिश एम्बेसडर मिला। तो एस के मिश्रा ही अपनी किताब में लिखते हैं कि उन्होंने स्वीडिश एम्बेसडर से कहा कि ये प्राइम मिनिस्टर ने हॉटलाइन पर पाकिस्तान के प्राइम मिनिस्टर को ऐसा बोला, तब उसके बाद छूटे। तो उन्होंने कहा कि हम अपनी सरकार को ये बात बता सकते हैं। उन्होंने कहा आपका मर्जी हो, लेकिन प्रेस में रिपोर्ट नहीं होना चाहिए। तो वो बात प्रेस में नहीं आई, लेकिन ये बात हुई। दरअसल हुआ क्या कि जब वो भाषण दे रहे थे, मैंने जो बताया, चंद्रशेखर जी जब वहाँ भाषण दे रहे थे तो रियाज खोखर से नवाज शरीफ ने कहा कि यार तुम लोग आते हो, चंद्रशेखर का, प्राइम मिनिस्टर का देखो भाषण कितना अच्छा तैयार किया था उनके लोगों ने। रियाज खोखर ने कहा कि अरे प्राइम मिनिस्टर साहब, नवाज साहब, चंद्रशेखर जी का भाषण किसी ने नहीं तैयार किया, उनके पूरे स्टाफ के साथ में बैठा था। वो एक्सटेम्पोर बोलते हैं, वो नहीं लिखा पढ़ा बोलते हैं, वो अपने हिसाब से बोले कि अच्छा। इसके बाद अनौपचारिक बातचीत नवाज शरीफ से हुई। उसी बातचीत में नवाज शरीफ ने कश्मीर मुद्दे का जिक्र किया था, और उसी में चंद्रशेखर जी ने कहा था कि मियाँ नवाज, कश्मीर चाहिए ले लो, लेकिन आपको क्यों चाहिए? आपका दावा कश्मीर पे कैसे है? इसलिए कि वहाँ मुसलमान ज़्यादा है। किस लिए? आप यही कहते हो ना कि वहाँ मुसलमान ज़्यादा है और भारत ने ज़बरदस्ती कश्मीर को अपने में मिला लिया और वहाँ मुस्लिम ज़्यादा है, और चूंकि भारत और पाकिस्तान का बंटवारा मुसलमानों के आधार पर हुआ था, तो आप कश्मीर चाहते हो, कश्मीर आपका है, यही आपका तर्क है। उन्होंने कहा नहीं, और भी बहुत सारे तर्क हैं। उन्होंने कहा नहीं, मोटे तौर पर आप कश्मीर को इसलिए कहते हो ना क्योंकि वहाँ मुस्लिम आबादी 90%, 95%। नवाज शरीफ चुप रहे। उन्होंने कहा यार, मैं अगर प्राइम मिनिस्टर रहा तो मैं कश्मीर आपको देता हूँ। नवाज शरीफ फिर थोड़ा चकराए। चंद्रशेखर जी ने कहा कि अगर मुसलमान ही लेना है तो हिंदुस्तान के सारे मुसलमानों को भी पाकिस्तान ले जाओ। ये आबादी के हिसाब से, हिंदू मुसलमान के हिसाब से ले जाना तो सारे मुसलमानों को ले जाओ। मियां नवाज, आज़ादी के इतने सालों में हम तुम एक ही दिन आज़ाद हुए थे। पाकिस्तान के मुसलमानों के क्या हालात हैं तुम भी जानते हो, तुम्हारे नेताओं के क्या हालात हैं तुम भी जानते हो, तुम्हारी डेमोक्रेसी के क्या हालात हैं तुम भी जानते हो। वक्त करो, वक्त का इंतज़ार करो, देखो कि तुम्हारे मुसलमान और पाकिस्तान के मुसलमान कहाँ जाते हैं और हिंदुस्तान के मुसलमान कहाँ जाते हैं। हम थोड़ी सी कम्युनल पॉलिटिक्स वो सब चर्चा करते हैं, खैर उससे अलग मैं ये बात कहता हूँ। तो नवाज शरीफ से उन्होंने कहा कि एक काम करते हैं
बातचीत का सिलसिला होना चाहिए। देखिए, चंद्रशेखर जी डायलॉग में हमेशा विश्वास करते थे। एक तरफा फैसला उन्होंने कभी नहीं लिया। उन्होंने अपने तमाम फैसले बदले जब उनके लोगों ने या पॉलिटिकल पार्टीज ने प्रेशर बनाया, एक सहमति बनाई। सर्वसम्मति से फैसला लेने का उनका हमेशा से दृष्टिकोण था। तो उन्होंने नवाज शरीफ से कहा कि सुनो, उनका यह मामला था कि कोई भी चीज सामने आने से पहले बातचीत के स्तर पर सेट हो जानी चाहिए। तो उन्होंने नवाज शरीफ को एक आइडिया दिया कि हॉटलाइन लगाते हैं दोनों प्राइम मिनिस्टर के बीच में, ताकि जब जिसको बात करनी हो डायरेक्ट बात हो सके। उस हॉटलाइन का इस्तेमाल 2-3 बार हुआ। एक बार कोई इराक जो युद्ध हो रहा था उसमें, एक बार ये इंजीनियर्स को लेकर के। तो इसके बाद नवाज शरीफ प्रधानमंत्री चंद्रशेखर से बड़ा अलर्ट मोड में रहते थे। और क्योंकि चंद्रशेखर बात कहने में कभी भी, देखिए, देश में ऐसा कोई भी नेता नहीं होगा, बोफोर्स कांड आया, राजीव गांधी पर भ्रष्टाचार के आरोप लगे, सिवाय चंद्रशेखर के, क्योंकि उन्होंने कहा कि रक्षा सौदों में तो दलाली देते ही हैं। अब दलाली लेता कौन है ये अलग बात, लेकिन कंपनियां रक्षा सौदे में पूरी दुनिया में और अपने कागज पत्तर, अपने ऑडिट में दलाली देती है। मतलब कमीशन कह लो, लाइजनिंग कह लो, कुछ ना कुछ तो वो देती है। जब उनके ऊपर आरोप लगा तो उस वक्त तो वित्त मंत्री वीपी सिंह थे। फाइल प्रधानमंत्री के पे जाने से पहले तो फाइनेंस मिनिस्टर के पास भी गई होगी। फाइनेंस मिनिस्ट्री से हटाए जाने से वीपी सिंह नाराज थे। रक्षा मंत्रालय में गए तो उन्होंने बोफोर्स घोटाला, लेकिन उनका यह कहना था कि राजीव गांधी को सामने आके नहीं कहना चाहिए था। जांच होती, ये तो इंस्पेक्टर का काम है, सीआईडी का काम है, सीबीआई का काम है, ईडी का काम है। जांच होती, चार्जशीट लगती, उस पर बहस होती, फिर सामने आता। इतना बड़ा आदमी का पॉलिटिकल कैरियर होता, उस पॉलिटिकल इतने राजनीतिक जीवन को इस तरह से उन्होंने जेपी से भी कहा था कि जेपी, इंदिरा के साथ आपको बातचीत करके बीच का रास्ता निकालना चाहिए। जिन लोगों के उकसावे पर आप इंदिरा गांधी के खिलाफ इतना बड़ा आंदोलन कर रहे हो, इसके पीछे जो जेपी आंदोलन के चेहरे हैं, जब वो सत्ता में आए तो इंदिरा गांधी से भी बुरे साबित होंगे। सबके बस का ये संवादना नहीं है। बहरहाल, आज चंद्रशेखर जी के जन्म दिवस के मौके पर मेरा ये दूसरा वीडियो, और अगर समय मिला तो तीसरा लेकर फिर हाजिर हूँगा।